Hello everyone, welcome to Momentum Eyes, Vishleshan, short session, concrete analysis. And in this session, we are going to move ahead with economic survey analysis of 2022-2023. Now, इस सेशन में हम little bit leapfrogging करने आ रहे हैं because till session 5 we have gone as the chronologically जिस तरह से economic survey के एक एक chapter को arrange किया गया. But session 6 is more about the chapter 7. Why is it so? Because जो चैप्टर 6 है दैट इज सोशल सर्विस अगर आप कहें या फिर सोशल सेक्टर के बारे में कहें, दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स लाइक सोशल सेक्टर हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया एंड सर्विसेज. दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जिसकी अरेंजमेंट एंड जिसका जो इलेबोरेशन होगा उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा. हाउएवर दिस सेशन इज ऑल्सो अबाउट, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लंबा सेशन हो सकता है, बट दिस सेशन विल इंश्योर दैट कि आप क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ एंड टेबल्स एंड जो एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन चीज़ों को देख के आप अपने उन पॉइंट्स को दैट यू कैन रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर एज वेल एज फॉर योर मेंस एज वेल. सो लेट्स मूव अहेड. फर्स्टली, इकोनॉमिक सर्वे ने एक बेसिक डेफिनेशन सेटअप किया है क्लाइमेट चेंज का. सो अगर आपको कभी कल के दिन में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेफिनेशन लिखना हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022-2023 दिस इज द गिवन डेफिनेशन. सो व्हाट इज दिस गिवन डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज? फर्स्टली, इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज. Secondly, this change is happening or making changes in climate and weather pattern. Apart from this, what is this? It is natural change which has happened सिंस द जब से इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो रहा है तब से ये क्लाइमेट चेंज का नेचुरल भी है. हाउएवर सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट इज एंथ्रोपोलॉजिकल एज वेल. सो व्हाट आर द की डेफिनेशन या की पैरामीटर्स क्या क्या है, मेट्रिक्स है. पहला चीज़ है लॉन्ग टर्म चेंज है दिस क्लाइमेट चेंज. इट इज़ मोर अबाउट चेंज इन द पैटर्न ऑफ क्लाइमेट एंड एज वेल एज वेदर. देन इट इज़ नेचुरल, इट हैज़ बीन नेचुरल, अपने आप होता जा रहा है विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. एंड इट इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल सिंस द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इससे रिलेटेड हमको पता होना चाहिए एंड इससे रिलेटेड हमें जानना भी चाहिए. Now why is it so very much important अगर ओवरऑल देखें क्लाइमेट चेंज को? पहला चीज़ अगर देखें कि ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज UNSDG पोर्टल ने भी एक इंफॉर्मेशन पुटअप किया है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है कि अराउंड 700 मिलियन पीपल विल सफर फ्रॉम बाई 2030 थ्रू दिस क्लाइमेट चेंज, बी इट फ्रॉम ड्रॉट हो गया, फ्लड्स हो गए, अलग अलग तरीके से 700 मिलियन पीपल विल फेस प्रॉब्लम्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द की प्रॉब्लम कि जो कि हमें बता रहा है कि हाँ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी नीड सम चेंजेस, वी नीड सम अडेप्टेशन, वी नीड सम मिटिगेशन स्ट्रैटेजी दैट कैन एंश्योर दैट कि इस क्लाइमेट चेंज को एक टाइम बाद रोक सके. वाई इज इट सो? बिकॉज इट हैज़ बीन ऑल्सो सेड दैट इट इज़ इनएविटेबल. मतलब कॉन्सिक्वेंसेस इसके अनरिटन भले ही हैं लेकिन दैट कॉन्सिक्वेंसेस आर फॉर श्योर शॉट. सो देर इज़ वन लाइन दैट यू कैन यूज़ फॉर दिस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कि अगर हमें इसमें ऐड करना पड़े या फिर एज अ कंक्लूजन डालना पड़े या फिर एज अ इंट्रोडक्शन डालना पड़े अगर हमारे मेन्स आंसर्स में, विच इज़ ग्लोबल वार्मिंग इज रियलिटी एंड so is climate change.
एज अ कोट आप इस टर्म को यूज़ कर सकते हो तो अंडरस्टैंड कि हाँ वाई इज़ इट सो इनएविटेबल, वाई इट इज़ शोइंग दैट कि थ्रू डेटा यू कैन शो दैट कि वाई this amount of people by this time 2030 it is going to create a huge impact all over the world. So this is what is climate change. क्लाइमेट चेंज के अपने डेफिनेशन समझा, डेफिनेशन के कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ये समझा, क्या वो चीज़ें हैं जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है विच इज़ क्रिएटिंग अ बिग ट्रबल आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसकी वजह से आज के डेट में क्या क्या रिपरकशंस हम फेस कर रहे हैं उसका एक डेटा भी हमने एक प्रेजेंट कर दिया थ्रू इकोनॉमिक सर्वे विच हैज़ बीन गिवन देयर. इट इज़ इनएविटेबल यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेज श्योर शॉट आने ही हैं. सो देर इज़ अ नीड फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज जो इस चीज़ को रोक सके. हमने कॉप के अलग अलग अग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस के थ्रू स्ट्रैटेजी और ये सब बनाने का कोशिश कर रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे हैं. एंड वी आर ट्राइंग एट मतलब कंट्री टू कंट्री लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे, मल्टीलैटरल लेवल पे इस चीज़ को कोशिश भी की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज को होल्ड किया जा सके. एंड वी कैन यूज़ वन कोड विच आई हैव रिटन हियर सो दैट यू कैन इंश्योर दैट कि इस चीज़ में आप आगे हो सके. अनदर की थिंग विच इज़ very much important is that net zero target. Now this net zero target is something which is very much relevant to ensure that ये climate change को हम रोक सके. So net zero targets is mainly about कि जितना हम कार्बन का या कार्बन से प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एमिशन हो रहा है उसको उतना रिस्टोरेशन या सेक्वेस्ट्रेशन या फिर उसको स्टोर भी कर रहे हैं सो दैट आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव न रहे. तो नेट जीरो इज समथिंग कि जितना अमाउंट ऑफ कंजम्पशन हुआ उतना अमाउंट ऑफ रिस्टोरेशन या स्टोरेशन भी कर दिया हमने, स्टोर भी कर दिया ताकि नेट कार्बन इफेक्ट पॉजिटिव ना हो एंड जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है या हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रही है वो ज़्यादा ना सके. तो अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपने नेट ज़ीरो टारगेट्स रखे हैं. जैसे कि अगर हम देखें 2045 के आसपास एक ही कंट्री है जो इस चीज़ के साथ जा रही है विच इज़ जर्मनी. जर्मनी इज़ द कंट्री जो 2045 तक अपने नेट ज़ीरो टारगेट्स अचीव करना चाहती है. 2050 में एक बहुत बड़ा चंक है विच इज़ अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं आप कहोगे यूएसए के एलाइज ही हैं विच इज़ यूएसए, यूके, फ्रांस, देन जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा. सो दीज आर सम ऑफ द की कंट्रीज़ जो कि 2050 तक इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. 2053 के अराउंड वी कैन सी इट फॉर टर्की एंड देन 2060 तक जो जो कंट्रीज़ हैं जो इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया or Russian Federation, whichever you want to say. So these are some of the key countries which are trying to ensure that कि वो अपने net zero targets by 2060 तक करें. इंडिया का टारगेट है 2070 तक which India is given as a model of पंचामृत. उन्होंने अपने पंचामृत मॉडल जो उन्होंने COP26 में प्रेजेंट किया था उसमें उन्होंने नेट ज़ीरो टारगेट को 2070 तक बताया है. Now why is it so कि ये अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से इस चीज़ को बता रही हैं कि इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. So let's moving ahead. Again the thing is vulnerable regions. इकोनॉमिक सर्वे और अब अगर आपने बहुत डिफरेंट वल्नरेबल रीजन्स के बारे में बताया है कि वो कौन कौन से वल्नरेबल रीजन्स हैं जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फेस करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम अफ्रीका. अफ्रीका में 3 रीजन्स हैं और ये 3 रीजन्स हैं मेनली आपके सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका. देन एशिया में अगर आप आएँ तो इट्स साउथ एशिया,
आपके सिड्स हो गए यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हो गए, आपका आर्कटिक रीजन, एंड अगर अमेरिका में देखना हो मतलब एंटायर अमेरिकन रीजन के हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिकन रीजन. So these are some of the key vulnerable regions जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया हैं, जो विच विल बी फेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक मतलब इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. सॉरी, अगेन द थिंग इज दैट कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी बताया कि वाई एशिया इज वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ आपके क्लाइमेट चेंज का. वाई एशिया इज वल्नरेबल, उसके कुछ की पॉइंट्स ये बताए गए हैं. पहला है कि इराटिक रेनफॉल. ना अगर इराटिक रेनफॉल या एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाएगा तो उससे होगा फ्लडिंग. देन है आपका सी लेवल राइज. सो एशिया से रिलेटेड अगर हम देखें तो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स विच यू हैव टू नो. देन इराटिक रेनफॉल है, फ्लडिंग है, सी लेवल राइज है, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि अगर रेनफॉल कम भी हुआ दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम एक्सट्रीम हीट फेस कर रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स कि वाई एशिया इज वल्नरेबल. नाउ इन एशिया अगर स्पेसिफिकली इंडिया पे देखना हो, so there are some of the another key set of reasons which has been given by economic survey or which has been given in the economic survey in terms of like अगर हम देखें it is its coastline, क्योंकि कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा 7,500 किलोमीटर के आसपास का हमारा जो ओवरऑल कोस्ट लाइन हमें मिलता है. सेकेंडली इज दैट कि मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर. एंड थर्डली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एग्रेरियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी पोर्शन में है. आज के डेट में भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी पे ही वर्क कर रहा है. सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच हैव बीन गिवन अंडर एशिया आर समवेयर इंटरलिंक्ड विद इंडिया ऑल्सो. So these are some of the key reasons, these are some of the vulnerable regions which we have understood, number one. Number two is why is Asia vulnerable, and number three is why India is vulnerable in terms of climate change and environment. So these are some of the key points that you need to remember related to this section. Remember this thing, this entire chapter economic survey का especially climate change and environment, इसके first 4 to 5 pages ही में ही इतने informations हैं, इतने इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है दैट विल इंश्योर दैट कि आपको एक बहुत बड़ा चंक ऑफ वैल्यू एडिशन मटेरियल स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाए. रेस्ट इज अब मोर अबाउट की डेटा एंड और उस चीज़ पे कैसे एनालिसिस किया गया है या फिर क्या क्या उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स या प्लान्स बनाए गए हैं. मूविंग अहेड नाउ दिस डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जैसा कि मैंने कहा नेट ज़ीरो थिंग. दिस नेट ज़ीरो थिंग इज़ मोर अबाउट कि क्या चल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के, वो डायलेमास क्या हैं, या डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों अपने आप को आगे फॉरवर्ड आके वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उन सबसे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट करना है. क्लाइमेट फाइनेंसिंग मेन मोर अबाउट इनका मोर अबाउट प्रॉब्लम है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, विच इज़ मोर अबाउट द सेम इशू विच इज़ कमिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेन इशू ये दिखता है जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, वो उनमें से कुछ है. पहली चीज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. देन अगर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होगी तो उस टेक्नोलॉजी भी अगर नहीं है, उससे रिलेटेड हम ये कह सकते हैं, कंसिडरिंग हमने क्लाइमेट फाइनेंसिंग कहा तो हम ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. And thirdly, skilled and trained manpower. So these are some of the key things which is creating problem in terms of developing and develop. Plus इनके डायलेमा क्या है मेनली, जो प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें
कि हाउ मच शुड बी देयर फॉर ब्रेड एंड बटर डेवलपमेंट, सेकेंडली प्रायोरिटी वाइज देखें कितना एडाप्टेशन में का वो यूज़ करना चाहिए अपने रिसोर्सेज को, एंड कितना रिसोर्सेज मिटिगेशन में जाना चाहिए. So these are the dilemmas or priority issue that developing countries are facing in recent times. And most of that कि मतलब अगर political science perspective से जिनके optionals हैं वो थोड़ा little bit of Gandhian perspective पढ़ते हैं इससे related, या Marxian जिसे हम कह सकते हैं a bit more about, कि लेबर को इतना यूज़ कर लिया कि environmental issue उस वजह से भी आता है, प्लस Gandhian perspective is more about कि economy versus environment, E versus E का एक मॉडल आता है. So this is something which is coming with the dilemma of developing countries. डेवलप कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेनली ये कहती हैं कि ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं दे हैव अटेन्ड देयर प्रॉस्पेरिटी मेनली थ्रू यूजेज ऑफ दिस फॉसल फ्यूल्स एंड कोल्स, इन सब के थ्रू हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. कि आपने प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी अटेन कर लिया है. नाउ यू वांट अस टू मेक ट्रांजिशन बट यू आर नॉट योर सेल्फ बट यू डोंट वांट अस कि हम प्रॉस्पेरिटी को अटेन करें जैसे प्रॉस्पेरिटी आपने अटेन की है, जिसके अंडर हम लिटिल बिट हम कहते हैं कि कार्बन कोलोनियलिज्म या फिर डीकार्बोनाइजेशन या फिर कॉर्नवाल कंसेंसस टाइप के मॉडल्स आते हैं कि आप हमसे चाहते हैं कि आप फाइनेंसिंग करो, फाइनेंसिंग के लिए आप रेडी हो, लेकिन आप हमसे चाहते हो कि हम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, हम आपको मतलब you want us to be responsible, but the thing is that there should be a model of historical responsibility, then common but जो हम कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसी अकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ जो अप्रोच होती है, एंड क्यूमुलेटिव जो एमिशन हुआ है उस चीज़. ये 3 मेन पॉइंटर्स हैं जिस पे डेवलपिंग कंट्रीज़ बात करना चाहती है विद डेवलप्ड कंट्रीज़. सो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स दैट यू नीड टू नो कि डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है. दीज आर समथिंग विच यू वोंट बी फाइंडिंग इन द इकोनॉमिक सर्वे, बट you can write as your value addition material that needs to be understood. But entirely it is more about climate financing. ये climate financing का ही मेन इशू है. डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक और चीज़ है कि ये क्यों नहीं कर रही है. पहला चीज़ इनका खुद का एपेटाइट, एंड सेकेंडली इंटेंट विच इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं. जो इनके कमिटमेंट्स रहे थे अंडर दिस COP24 या COP21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो उसके अंडर जो अग्रीमेंट्स बनाए गए थे कि $100 बिलियन 2020 तक होना चाहिए था, वो कमिटमेंट भी अभी तक अचीव नहीं हुई है बाय डेवलप्ड कंट्रीज़. सो दीज आर सम ऑफ द की प्रॉब्लम्स जो कि डेवलप कंट्रीज़ के साइड से आ रही है. सो टेक अ पॉज फॉर 10 सेकेंड एंड देन लेट्स बिगिन द नेक्स्ट set of topics, or which the next set of things which are very much necessary related to India and India के commitments किस तरह से रहे हैं. Just a second break. सो नाउ बिगनिंग विद द मेनली अभी है कि इन्होंने जो भी रिपोर्ट्स या जो भी चीज़ें की हैं वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है ISFR, जो कि बायनियल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार आती है, उसके बेसिस में उसने इंडिया का बताया कि रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने किस तरह से मूव एड किया है. पहला चीज़ अगर हम देखें वो फॉरेस्ट कवर, इट इज़ समवेयर स्टैंडिंग अराउंड 24% के आसपास है.
एंड फॉरेस्ट कवर इज इंक्रीजिंग विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. अनदर थिंग इज कि जितना हम फॉरेस्ट कवर अपना बढ़ाएंगे, अपना जितना हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट कवर में भी किसी तरह से हो, ओपन फॉरेस्ट कवर हो या फिर कैनोनिकल, जिस तरह से भी हमने किया है, उस चीज़ को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा कार्बन स्टॉक्स हम अपने इंक्रीज करेंगे, मतलब हम सिक्वेस्ट्रेशन की तरफ लिटिल बिट मूव अहेड कर रहे हैं. सो रिसेंट टाइम्स हमने पाया है कि एक ग्रोथ तो मिली है हमें, एंड लास्ट 2 साल में दिस ग्रोथ हैज़ बीन समवेयर अराउंड 79 मिलियन टन of carbon equivalent. Now if someone asks you कि पिछले 10 साल में या फिर ओवरऑल पिछले जो भी रिपोर्ट्स हैं पिछले 10 साल में कार्बन का अगर स्टॉक इंक्रीज हुआ है, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इफ कम्स इन द प्रीलिम्स और एज अ टू आस्क, क्योंकि आपको ट्रेंड कैसा पता है कि नहीं कि कार्बन स्टॉक्स इंक्रीज हुआ है. ऑब्वियसली इन लास्ट 10 ईयर इट हैज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीज विदाउट एनी फ्लक्चुएशन. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कार्बन स्टॉक्स कैसे कैसे बढ़े, उसके पॉलिसीज रिलेटेड आप बता सकते हो कि काम्पा बहुत बड़ा वो था, देन आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई, ग्रीन इंडिया मिशन हो गया. सच टाइप्स ऑफ थिंग कैन इंश्योर दैट कि आप ये सारे इंफॉर्मेशन को विथ कंसोलिडेटेड एग्जाम्पल्स के साथ प्रेजेंट कर सको. सो दिस इज़ वेरी मच नॉट वेरी मच हार्ड, एंड आप ये कह सकते हो कि इसकी ये किसका पार्ट होता है. अगर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो इंडिया ने 2008 के आसपास लाया था, उसके अंडर में नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के अंदर आप इस टारगेट को बता सकते हो. जिस पे इंडिया काम कर रहा है. रिसेंटली ग्रीन इंडिया मिशन पे थोड़े टारगेट्स भी मतलब करंट अफेयर्स में आया था. अगर आप देखोगे हमारे डेली करंट अफेयर्स, उसमें भी आपको मिल जाएगा. जो डेली न्यूज़ रिकॉर्डिंग हम कवर करते हैं, तो आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी और मे बी इन द मंथ ऑफ जैन कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि ग्रीन इंडिया मिशन को अभी थोड़ा अचीवमेंट में थोड़ा इशू आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के या स्टेट के साइड से जो कमिटमेंट्स होने चाहिए वो उस तरह से कवर नहीं हो पा रहे. So do look or do check out those materials for sure. Moving ahead to the next graph. Now this is something which is also very much important because economic survey ने ये भी बोला है कि बीट अगर ईस्टर्न साइड में देखें उसमें हमें ये मिलेगा कि चिलिका हो गया या सुंदरबन हो गया. देन वेस्टर्न में अगर हम देखें तो मान लीजिए द्वारका हो गया या पोरबंदर, जहाँ जहाँ हमें मैनग्रोव्स है इनके वो दिखते हैं. तो इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट कि समवेयर अराउंड 2070 तक ये मैनग्रोव्स लैंडवर्ड साइड शिफ्ट होंगे. वाई इज़ इट सो? बिकॉज लॉस ऑफ मैनग्रोव्स हमने रिसेंट टाइम से पाया. दो वी हैव इंक्रीज्ड अवर मैनग्रोव का जो भी हमने कवर है, सो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड दैट नीड्स टू बी चेक्ड. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि मैनग्रोव्स के एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या है, जैसे स्टॉर्म सर्ज को रोकना और साइक्लोन्स को भी किस तरह से रोकना, ये सारी चीज़ें भी दी हुई इकोनॉमिक सर्वे में. बट मोर इम्पॉर्टेंटली यू कैन कवर इट फ्रॉम अवर डेली न्यूज़ डिकोडिंग ऑल्सो, वेयर वी हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनग्रोव्स बिकॉज ऑफ द रिसेंट टाइम से जो करंट इवेंट्स रहे हैं. प्लस मैनग्रोव से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कवर करना चाहिए, दैट इज एंड विच वी हैव ऑल्सो कवर्ड इन अवर डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ डिकोडिंग, इज द मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. सो दीज आर द की थिंग्स और की इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो. इन एडिशन टू दिस मैनग्रोव से रिलेटेड आपको एक चीज़ ये भी है कि अगर यहाँ पे पिछले 10 ईयर्स का अगर देखें तो वी हैड नॉट सीन अ यूनिफॉर्म इंक्रीज ऑफ दिस मैनग्रोव्स, रादर वी हैव सीन अ डिक्रीमेंट इन वंस एंड देन इंक्रीज हुआ है रिसेंट टाइम्स से. विथ अगर ओवरऑल एरिया वाइज या स्क्वायर किलोमीटर वाइज देखें तो ये 17 स्क्वायर किलोमीटर
इंक्रीज हुआ है, नॉट वेरी मच, बट कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर जहाँ पे ऑलमोस्ट 54 था, और लास्ट टू लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए 2019 के हिसाब से 54 था। तो रेट ऑफ ग्रोथ मतलब आपका इंक्रीज तो हो रहा है, बट ग्रोथ रेट ऑफ मैनग्रोव इज डिक्रीजिंग। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि अगर ट्रेंड वाइज अगर ये भी पूछे तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मैनग्रोव is decreasing. So these are some of the key things that you need to remember related to mangroves. Now moving ahead to the projected optimal mix of installed capacity of 2029. The thing is that कि Central Electricity Authority CEA इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिमांड होगा वो 2029-30 तक इंक्रीज होगा, एंड वी विल सी दैट कि जो हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन है, बिकॉज हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को जिस तरह से हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर अवर एनर्जी डिमांड, वी आर गोइंग टू समवेयर रिड्यूस 29% ऑफ एमिशन रेट compared to our 2014-15 level. So this is very much important जो कि हम इस ऑप्टिमल एनर्जी मिक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर ओवरऑल वे में देखें तो हमें एक चीज़ और भी पता चलेगा कि रिसेंट टाइम्स हमने सोलर एनर्जी हैज़ क्रॉस्ड द आपका अगर ओवरऑल वे में देखें ब्राउनिश इज समथिंग कोल प्लस लिग्नाइट या फिर थर्मल के बेसिस पे अगर कंपैरिजन करें, सो सोलर एनर्जी से प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है व्हेन कंपेयर टू कोल एंड लिग्नाइट, एंड 3 मेजर या फिर 83% के आसपास हमारा देखें तो तीन मेन कंपोनेंट्स है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड आपका कोल और थर्मल एनर्जी। नाउ विंड एनर्जी पे आई हैव मेड अ वीडियो ऑन फॉर निधि मॉड्यूल जो हमारा आता है यूट्यूब पे, दैट यू कैन चेक, जहाँ पे हमने विंड एनर्जी के बारे में बात की कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने विंड एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या बताया है, बीट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, विंड एनर्जी को कैसे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू सोलर एनर्जी लेना चाहिए, या फिर हाइब्रिड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं, मतलब या नेशनल हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी पे किस तरह से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जैकब कोशी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है द हिंदू में कि विंड एनर्जी को लेकर रिसेंट टाइम से किस तरह से काम किया गया है। इनफैक्ट सोलर एनर्जी पे भी हम इस तरह से बात कर रहे हैं, जो कि अगर हम देखें आई थिंक सो 21 फरवरी द हिंदू में ही न्यूज़ है, जैकब कोशी का ही आर्टिकल है कि जहाँ पे इंडिया सोच रहा है एक्सपोर्टिंग सोलर पावर, मतलब इतना सरप्लस क्रिएट कर ले या फिर इतनी एनर्जी क्रिएट कर ले थ्रू सोलर एनर्जी कि हम सोलर पावर वो कर सकें। एंड वी आर हैविंग सम पावर टैरिफ अग्रीमेंट विथ डिफरेंट कंट्रीज। बायोलैटरल वे पे अगर देखा जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस लेवल पे देखा जाए, तो हम इंडिया एज अ कंट्री पावर से रिलेटेड काम कर रहा है और पावर एक्सचेंज प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश कर रहा है विद लाइक भूटान हो गया और डिफरेंट मतलब उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट विच यू नीड टू नो कि पहली चीज़ अराउंड 83% के आसपास और 83 to 84 अगर हम कहें, वी आर हैविंग आवर एंटायर एनर्जी जो डिमांड हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम कार्बन और थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, विद सोलर एनर्जी बीइंग द हाईएस्ट, हैविंग हाईएस्ट प्रोपोर्शन। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जिस तरह से काम किया गया इस पर, उससे हमें ये पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 2014 से लेकर 2021 के बीच में इंडिया ने $78 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है इन रिन्यूएबल एनर्जीज। बट इज इट दैट कि ये इसका भी मतलब ट्रेंड इंक्रीमेंट में रहा है? नहीं। ऑलमोस्ट हमें ये पता चलेगा कि सिंस 2016 हमने इसे $10 बिलियन एंड ईयर के हिसाब से अगर देखें, 2016 में इट क्रॉस लाइक $13 बिलियन USD इन्वेस्टमेंट किया गया था रिन्यूएबल एनर्जी में, एंड 2017 में वही रहा, ऑलमोस्ट 2018 में भी आसपास अबव 10 ही रहा, बट 2019 एंड 2020
ये 2 ऐसे साल रहे जहाँ पे $10 बिलियन के नीचे इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर बजट का या भी जो भी चीज़ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की कैसे काम किया जा रहा है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का लिटिल बिट कंस्ट्रेंट्स की बात कर सकते हैं कि जब कोविड से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस आए तो किस वजह से इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया गया। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। नाउ अनदर की एस्पेक्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज समथिंग जो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम अगर प्रिसाइसली बोले, वो हाइड्रोजन जो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के कुछ लाइकली आउटकम्स हैं विच इट हैज़ रिटन, लाइक मेनली क्यों इसको ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन हैज़ बीन पार्ट ऑफ और फोकस हैज़ बीन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिसेंट टाइम्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात करने की कोशिश की है। लाइकली आउटकम्स ये किया गया है कि एक तो चीज़ ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा, हम ऑलमोस्ट अपना जो इम्पोर्ट है वो कितना रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास। और इससे जो जॉब्स क्रिएशन होंगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 6 lakhs, यानी 6 लाख जॉब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ऑफ 1 लाख करोड़। इम्पोर्ट कवर को हम यानी हम कहीं ना कहीं इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम इम्पोर्ट अपना रिड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं, अब अनदर फैक्टर इज दैट कि अगर एक्सपोर्ट भी गिर गया देन दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। बट अगर इम्पोर्ट रिड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपना इम्पोर्ट कवर इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग बेसिक विच यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन बुक्स। आपको किताबों में ये चीज़ नहीं मिलेगी कि अगर इम्पोर्ट रिड्यूस हो रहा है तो आपको इम्पोर्ट कवर इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज़ एन इम्पोर्ट कवर? अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर में देखें, इम्पोर्ट कवर इज समथिंग कि अगर आपने आज के डेट में एक्सपोर्ट आपका बंद कर दिया, आप केवल इम्पोर्ट कर रहे हो, यानी बाहर के देशों से या अलग अलग जगहों से अपने सामान मंगा रहे हो, तो जो आपका फॉरेक्स रिजर्व आज के डेट में है वो कितने महीने तक चल सकता है, उस चीज़ को हम इम्पोर्ट कवर कहते हैं। सो अगर इम्पोर्ट हमारा रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा इम्पोर्ट कवर इंक्रीज होगा। इन एडिशन टू दिस हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा वो कितना होना जाना चाहिए, 5 मिलियन मेट्रिक टन बाई 2030 तक वी आर ट्राइंग टू अचीव। ये हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या इंटरवेंशंस की बात की गई है, सम ऑफ द की इंटरवेंशंस आर और की पॉइंटर्स आर की पहली चीज़ इलेक्ट्रोलाइजर। इस चीज़ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि नीति आयोग ने क्या कहा है या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की क्या रिपोर्ट कहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, इंटरवेंशंस में इन 2 चीज़ों को रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब इज समथिंग लाइक कि वो रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है या उन रीजन्स को डिटेक्ट करना है जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर लार्ज स्केल ऑफ मतलब आपके ये जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है इनकी प्रोडक्शन हो सकती है। इस चीज़ पे बात की गई है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हो सकता है। सो ग्रीन हाइड्रोजन हब इज जहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या किया गया है कि प्रोग्राम्स बनाओ कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड किस तरह से प्लान वे में स्ट्रैटेजी बनानी है। इसकी R&D करो, बैटरी से रिलेटेड या इलेक्ट्रोलाइजर से रिलेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करो, डिफरेंट थिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करो कि किस तरह से आप इस चीज़ के साथ मूव अहेड करना चाहते हो, या फिर ऐसे लोग ह्यूमन कैपिटल डेवलप करो जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को और इंक्रीज कर सके। नाउ व्हाट इज दिस मोर अबाउट इलेक्ट्रोलाइजर। नाउ अकॉर्डिंग टू नीति आयोग या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए कि अगर इलेक्ट्रोलाइजर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा उस पर डिपेंड करेगा। और नीति आयोग ने ये बात कही है कि जो ये हमारा ओवरऑल
ग्रीन हाइड्रोजन का मार्केट है, ये अगर $8 बिलियन के आसपास बैठेगा 2030 तक, then it will be somewhere around 340 billion USD by 2050. That means 20 साल के अंदर अंदर अगर CAGR देखा जाए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, that will be somewhere around 20.5 to 20.6%. See that this is CAGR which I am saying, मतलब हर साल इतने का ग्रोथ होना है, तभी ये हमें डेटा मिलने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम ये देखें तो नीति आयोग ने ये भी कहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइज़र का कॉस्ट इंक्रीज होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज हो सकता है. बट इलेक्ट्रोलाइज़र का कॉस्ट डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला चीज़ या तो रैपिड प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन या फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल जो हम कहते हैं इकोनॉमिक स्केल में, जितना प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा उस अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट डिक्रीज होगी. एंड सेकेंडली इनोवेशन, कि कितना हम इसे कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, उस चीज़ पे भी बात करनी होगी. सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइज़र. इन एडिशन टू दिस अगर हम ये देखें कि ये मेनली ये है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है, बट नीति आयोग ने ये कहा है कि समय ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, जो रिडक्शन होगा कार्बन का, उससे कितना आएगा 3.6 गीगा टन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो सकता है. इससे क्या होगा, जितना आपकी एनर्जी डिमांड ग्रीन हाइड्रोजन कंप्लीट करेगी, दैट मीन्स अगेन क्या बात है, अगर हम इंपोर्ट कवर की बात करें, जितना हम उतना इंपोर्ट रिड्यूस करेंगे, इंपोर्ट रिड्यूस होगा यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं. और जितना हम इनोवेशन और रैपिड प्रोडक्शन के हिसाब से, इनोवेशन मेनली के थ्रू क्या करेंगे, हम स्टेबिलिटी लाएंगे इंडस्ट्री इनपुट में, कि मतलब टाइम टू टाइम कॉस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है. ये एक बहुत बड़ा मैटर रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए. नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच कि हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम ये ध्यान रखें कि 2019 से 2025. नाउ आई विल प्रोवाइड द uses of some of these material, copper, lithium, nickel, cobalt and rare earth elements. But what is more important इस ग्राफ में इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बट मेनली हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं. यानी कॉपर के टर्म्स में हम देखें, हम कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका इज अ की हब, चाइना है, बट अगेन द थिंग इज दैट कि मेजर जो प्लेयर्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स में वो कौन से हैं. पहला चीज़ तो है चिली. साउथ अमेरिकन रीजन ओवरऑल वे कॉपर के लिए होगा. सेकेंडली आपका होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. थर्ड इज चाइना. फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया. सो दीज आर सम ऑफ द 4 कंट्रीज जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स या फिर जियो स्ट्रैटेजिकली, जियो पोलिटिकली, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इम्पैक्ट करने वाला है. जैसे हम कहते हैं कि ऑयल या फिर इकोनॉमिक सर्वे ने 2018-19 में कहा था डेटा इज़ अ न्यू ऑयल. ब्रह्मा चिलानी जो एक बहुत नामी इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर है, उन्होंने कहा वाटर इज़ द न्यू ऑयल. क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में जिस तरह से लड़ाई हो रही है पानी को लेकर, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, बीट इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, प्रोजेक्ट जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, उस चीज़ पे. द थिंग इज दैट क्रिटिकल मिनरल इज अगेन द न्यू ऑयल. अगर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखा जाए या इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि जो आगे के जो रिलेशंस डेवलप होंगे बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, वो इस चीज़ पे भी मैटर करेगा कि क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ किस तरह से, कहाँ कौन से रीजन्स में. रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे अगेन हमारे निधि का जो मॉड्यूल है या निधि की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सप्लोर करिए. और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे हमने ये बताया कि कौन से उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. क्यों रेयर अर्थ ऑक्साइड्स कहते हैं उनको, मतलब इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. क्यों इनका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या इनके यूजेजेस हैं, इन सारी चीज़ों पे इंपॉर्टेंस रखना पड़ेगा. प्लस इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंटरवेंशन जिस तरह से इंक्रीज हो रही है या डिजिटल पेनिट्रेशन इन रिसेंट टाइम्स इंक्रीज हो रही है, वो भी मैटर करेगी. एंड ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए भी होगा. क्यों? क्योंकि लिथियम जैसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हम यूज़ करने वाले हैं, जो हमारे ग्रीन प्लेटेड व्हीकल्स होते हैं, अगर आपके रास्ते में अगर आप देखो गाड़ियाँ जो चल रही है विच आर ग्रीन प्लेटेड, दोज आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. वहाँ पे जो मेन बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज मोर अबाउट कि उसकी बैटरी किस चीज़ से बनी है, विच इज़ मोर अबाउट लिथियम.
इंडिया हैज़ रिसेंटली फाउंड लिथियम रिजर्व्स वेयर, जम्मू एंड कश्मीर में अभी रिसेंटली लिथियम पाया गया, एंड ये हमने अपने डेली न्यूज़ डिकोडिंग या फिर डेली करंट अफेयर्स में कवर भी किया है, सो यू कैन चेक आउट देम. सो दिस ग्राफ इज मोर अबाउट कि वो कौन कौन से मिनरल्स हैं विच आर वेरी मच important in today's perspective and which is also ensuring that कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जा सके, हम कार्बन और कार्बन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को थोड़ा रिडक्शन कम करें एंड दूसरे मटेरियल्स को यूज़ करना स्टार्ट करें. बट वो दूसरे जो मटेरियल्स है जैसे कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट जो भी हो गए, दीज आर नॉट इन इंडिया. इंडिया में इतना है ही नहीं, यानी इंडिया को मोस्टली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. बट इंपोर्ट के लिए भी इंडिया को ये देखना पड़ेगा वो कौन कौन से कंट्रीज़ है जहाँ से ये करना पड़ेगा. वन ऑफ द देम इज़ चिली. साउथ अमेरिकन रीजन में पेरू भी आ गया, बट चिली इज समथिंग. देन अगेन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के साथ हम रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप करने जा रहे हैं. देन DRC स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कोबाल्ट, सी की कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन वो कर रहे हैं 2019 एंड 2025 के कंपैरिजन में. एंड देन अगेन रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि मेजर हमारा पेन है, हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द ये है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा नेबर चाइना, उनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है. US ऑल्सो हैज़, बट US का उतना प्रोडक्शन नहीं है. बट द थिंग इज दैट दीज आर द 4 की प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट जिनके पास ये मिनरल्स या फिर ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे. सो दिस इज व्हाट अबाउट फ्रॉम दिस टेबल. नाउ LTLEDS यानी लॉन्ग टर्म आपका जो एफिशिएंसी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है उस चीज़ पे बात करने की कोशिश की गई कि लॉन्ग टर्म LEDS पे क्या है जो इंडिया ने दिया भी अपना रिसेंट टाइम्स है कॉप में. इट इज़ मोर अबाउट adopting the idea of life. Now what is this lifestyle for environment? क्या बताया गया इसमें, मेन गोल क्या रखा गया है? फर्स्टली इट इज़ बॉटम डाउन अप्रोच, यानी इंडिविजुअल्स को बोला, इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा इंटरवेंशन करने की कोशिश की कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे ताकि एनवायरनमेंट्स का प्रॉब्लम्स क्रिएट कम हो. इट इज़ मोर अबाउट कि माइंडलेस एंड वेस्टेज कंजम्पशन से लेकर हमें किधर की तरफ जाना है, माइंडफुल एंड डेलिबरेट कंजम्पशन. ये एक बहुत की इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसके अपार्ट फ्रॉम दिस फोकस ऑन रैशनल यूटिलाइजेशन. रिमेंबर दिस टर्म, यूटिलाइजेशन इज डिफरेंट एंड रैशनल यूटिलाइजेशन इज डिफरेंट, कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है नेशनल रिसोर्सेज का. ये नेशनल रिसोर्सेज किस काम आएंगे, देश की हमारी, टू एंश्योर दैट आवर कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी इज इंटैक्ट. thirdly on which we are going to work is rapid production of green hydrogen. Fourthly, production of biofuels. So, and lastly, climate resilient urban development. Through smart city initiatives. So these are some of the key goals which you need to remember related to LTLEDS. Let me tell you the full form of LTLEDS. Yeah, so it is long term low emission development strategy. कि long term basis पे किस तरह से हम low emission की तरफ जा सके उसकी एक specific strategy बनाई गई है. और ये लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है इससे रिलेटेड हम एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि इसमें एक और चीज़ रखें विच इज़ 3x फोल्ड इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. यानी न्यूक्लियर एनर्जी को भी अब
सेंट्रल अरीना में लाया जाए फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में। So these are some of the key components of LTLEDS, long term low emission development strategy. So now moving ahead with green bonds. Now green bond is something like a financial instrument जो कि हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, be it governments, अलग different stakeholders, private companies. Bonds is mainly more about government securities only, and they are going to use that money or that finance जो भी money आ रही है currency, that they are going to use for financing green energy production या green projects में mainly लगाने की कोशिश की जाती है। इन टूडेज डेट में अगर देखा जाए IMF के अकॉर्डिंग अराउंड $620 बिलियन ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इशू हुए हैं अब तक, जिसमें से $588 बिलियन हैज़ बीन स्पेसिफिकली फॉर बाय कंट्रीज एंड $32 बिलियन इज मेनली बाय मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। दिस अमाउंट इज बाय कंट्रीज। अगर कंट्री वाइज ब्रेकडाउन देखा जाए कि ग्रीन बॉन्ड्स किस तरह से इशू हुए हैं, तो फर्स्टली इज UK, देन इट इज फ्रांस, थर्ड इज आई गेस इटली, जर्मनी, चाइना। सो अगर टॉप 5 कंट्रीज देखे जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए, तो उस हिसाब से देखा जाए टॉप 4 आर European countries. In fact, 6th country is also a European country, if we consider Spain also. 7th is again from Asia, which is South Korea. But India, US top 7 countries में कहीं दिखता ही नहीं है। इंडिया ने अपने ग्रीन बॉन्ड्स का जो मॉडल है वो यूनियन बजट ऑफ 2022-2023 के थ्रू लाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो किया गया कि आप ग्रीन बॉन्ड्स इशू करवाओगे, एंड समवेयर 2 ट्रांच अभी रिसेंटली किया भी गया है, जैसे फेब में के आई थिंक सो इट वाज डन, एंड जनवरी के आसपास भी एक बार करवाया गया था। सो उस तरह से ये ग्रीन बॉन्ड की इशूएंस पे बात की गई है। सेबी ने रिसेंटली रेगुलेशंस बनाए हैं कि अगर मार्केट से अगर कुछ ग्रीन बॉन्ड्स बनाने या उसके ट्रेडेबल कैसे होगी, उस चीज़ पे भी सेबी ने अपने रेगुलेशंस बनाए हैं। एंड इससे रिलेटेड मेजर जो काम हुआ है वो हुआ है ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी। ये वो कमेटी है जो ये देखेगी या जिसके फंक्शंस मेनली ये रहेंगे: ओवरलुक या मॉनिटर दीज प्रोजेक्ट्स, ऑडिट करना जो प्रोसीड्स दिए गए हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स को, टाइम बाउंड रिव्यू करना। ये दीज आर सम ऑफ द की फंक्शंस which has been added for Green Finance Working Committee or GFWC. We have also covered it in our daily current affairs. You can check out the same. And हमने ग्रीन बॉन्ड्स मेनली कवर भी किया था क्योंकि हिंदू में इससे रिलेटेड न्यूज़ भी आई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखा जाए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, जैसे मैंने कहा सेबी के लिए, तो सेबी ने हैव गिवन द आइडिया ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी, एंड इसमें ये भी किया गया कि सेबी ने ये भी बोला कि अगर ट्रेडिंग होगी या जो भी चीज़ें उसमें से 5%, या आरबीआई का अगर जो रेगुलेशंस था उसके हिसाब से आरबीआई ने बोला 5% रिटेलर को दिया जाएगा अगर वो सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहें, टू एंश्योर दैट कि एक ओपन लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, रिटेलर्स को भी या बेसिक जनरल पब्लिक भी इन ग्रीन बॉन्ड्स को खरीद सके एंड अकॉर्डिंगली इसके बेनिफिट्स बाद में अवेल कर सके। Now this is LEAD IT, Leadership Group for Industrial Transition. Now what is this LEAD IT? LEAD IT has been formed in the year 2019 by India and Sweden. एंड इसके मेनली इंडस्ट्रियल पार्टनर्स है, इंडस्ट्रियल जो मेन हब्स हैं उनके बारे में किया गया कि वो कैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड ट्रांजिशन करेंगे या क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करेंगे। इस रिलेटेड चीज़ें हो गई कि उन्होंने बोला कि पहला चीज़ प्रमोट करेंगे वैल्यू चेन पार्टनरशिप।
सो इंडिया इज़ वैल्यू चेन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया सप्लाई चेन से रिलेटेड अगर एक देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि इंडिया ने सिक्री एक पार्टनरशिप फॉर्म करके रखी इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, प्रोमोट मटेरियल सर्कुलैरिटी, यानी कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी पे भी कोशिश की जा रही कि वो काम किया जा सके। R&D किया जाए ताकि इंडस्ट्रियल ट्रांजिशंस हो सके। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे भी थोड़ा ध्यान रखने की बात की गई है ताकि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स मूव ऑन कर सके एंड रोड मैप बनाया जा सके हेवी इंडस्ट्रीज़ के लिए। So these are some of the key points which you need to remember related to. So and all these things you will be finding in the economic survey only. इस साल के economic survey में economic survey ने और चीज़ें भी cover की है जैसे CDRI हो गया, International Solar Alliance हो गया, but those are something which you have read from time to time. But this is something which is very much unique and which maybe you have heard, maybe you have not heard, but still I have given inputs related to the same. Now COP15 CBD, अगर ओवरऑल देखें ट्राईलैटरल प्लानिटरी क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, ट्राईलैटरल प्लानिटरी क्राइसिस, तो उस पर 3 पिलर्स हो गए ऑब्वियसली क्योंकि ट्राईलैटरल कह रहे हैं। पहला चीज़ तो हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, सेकंड पोल्यूशन हो गया एंड थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो इससे रिलेटेड इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट को अपना चेंज किया है, अमेंड किया है रिसेंट टाइम से। बट COP15 जो CBD से रिलेटेड हुआ था, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें भी कुछ कन्वेंशंस बनाए गए थे एंड विच इज़ दैट कि प्रोटेक्ट करना है ऑलमोस्ट 30% ऑफ लैंड, इनलैंड वाटर, कोस्ट लाइन्स, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। रिड्यूस ग्लोबल फूड वेस्टेज बाय 50%। देन आपका अगर इसमें देखा जाए reduce 50% of excessive nutrients, like pesticides है, इन सब के थ्रू जो होते हैं। so जैसे यूट्रोफिकेशन हो गया, एल्गल ब्लूम हो गया, जिसकी वजह से जो और स्पीशीज हैं उनका डेथ ना हो। देन मोबिलाइज करना है $200 बिलियन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। एंड लास्टली इज दैट वन मोर थिंग इज दैट रिफॉर्म सब्सिडीज, या फिर प्रिवेंट देम, इस तरह से प्रिवेंट किया जा सके, वो सब्सिडीज़ को रिफॉर्म किया जा सके ताकि वो बायोडाइवर्सिटी लॉस ना कर सके। सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो रिलेटेड टू COP15 CBD कि बायोडाइवर्सिटी जो हम ट्राई प्लानिटरी क्राइसिस के बेसिस पे अगर इस पिलर पे काम देखा जाए तो क्या क्या किया गया है। इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को रिसेंटली अमेंड किया है, उस चीज़ पे भी है, प्लस बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है उससे रिलेटेड क्या क्या काम किया गया है। एंड COP15 में मेजर जो डिसीजंस जो लिए गए थे उस पर बताया गया है। इन एडिशन टू दिस बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी बनाए गए विच इज़ मोर अबाउट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरी वेस्टेज है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रिसेंटली गाइडलाइंस बनाई गई है उस पर क्या क्या किया गया, जैसे पीबोज यानी प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर एंड ब्रांड ओनर्स, इनका एक रजिस्ट्रेशन हो सके किसी एक सेंट्रलाइज पोर्टल में। प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स, इनका भी रजिस्ट्रेशन हो सके। इम्प्लीमेंटेशन उस पोर्टल के थ्रू क्या किया जाए, गाइडलाइन के थ्रू, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR हो, इनकी ऑडिटिंग हो सके कि व्हाट दे आर डूइंग इज डूइंग फाइन और नॉट। एंड लास्टली लेवाई करे कुछ टाइप का फ़ी
for non-compliance. What are PBOs? Producers, importers and brand owners. इनका रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशंस फॉर प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स का भी हो, रिलेटेड प्लास्टिक्स। और क्या क्या रिसेंट टाइम से काम किया गया है, प्लास्टिक के कैटेगरीज डेवलपमेंट की गई हैं, जैसे रिजिड वाले हो गए, फ्लेक्सिबल हो गया, मल्टी लेयर्ड हो गए एंड कंपोस्टेबल हो गया। सो इस टाइप के कैटेगरीज प्लास्टिक से रिलेटेड बनाई गई हैं, इस चीज़ पे काम किया जा सकता है। एंड दिस इज ऑल व्हाट इज ऑल अबाउट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन। होप यू लाइक्ड इट। आई नो इट वॉज अ प्रोलॉन्ग वन, बट इट विल इंश्योर दैट कि इस पूरे एंटायर चैप्टर को वन शॉट में आप या फिर ब्रेक डाउन करके भी अगर आप देखना चाहो, आप इजीली उस की कंपोनेंट्स ऑफ दिस चैप्टर को समझ सकें एंड इंश्योर दैट कि ये चैप्टर आपको एक बार में, आपको कहीं कहीं एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में, दो इट्स इकोनॉमिक्स बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू a lot for your prelims and a lot for your mains and maybe also for your personality test also. So, and considering the number of unique things which you might have understood from this video session. So, subscribe to our YouTube channel for exploring more fascinating and informative videos. Thank you to all.